अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है पेपर में, इसलिए आपने इसे बड़ी अच्छे से रेडी करना है। सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज़ 72 ईयर्स। यानी एक बाप और बेटा हैं और आज के दिन अगर उनकी एज को प्लस करें, दोनों की एज को प्लस करें तो 72 आंसर आता है। यानी अगर फ़र्ज़ करें बाप की उम्र है 50 साल तो बेटे की उम्र होगी 22 साल, वैसे फ़र्ज़ी बात कर रहा हूँ, तो दोनों को प्लस किया तो 72 ईयर्स आ गया। अब आगे वो बात कर रहा है 6 ईयर्स अगो, यानी आज से 6 साल पहले। 6 ईयर्स अगो, आज से 6 साल पहले। द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स, यानी बाप की जो उम्र थी आज से 6 साल पहले, जो बाप की उम्र थी 2 टाइम्स एज ऑफ सन, बेटे की उम्र से डबल थी। अगर फ़र्ज़ करें 6 साल पहले बेटे की उम्र थी 20 साल तो बाप की उम्र थी 40 साल, फ़र्ज़ किया। यानी 6 साल पहले जो बाप की उम्र थी बेटे की उम्र से डबल थी, 2 टाइम्स का मतलब डबल थी। व्हाट वाज द एज ऑफ सन 6 ईयर्स अगो, तो 6 साल पहले हमने बेटे की उम्र फाइंड करनी है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। ये इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ जब आप स्टेटमेंट को समझ जाते हैं ना तो फिर आगे सारा काम आसान हो जाता है। स्टेटमेंट को एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज़ 72 ईयर्स, यानी एक बाप और बेटा हैं और आज के दिन अगर उनकी एजेस को प्लस किया जाए, उम्रों को प्लस किया जाए तो वो 72 है। 6 साल पहले जो बाप की उम्र थी वो बेटे की उम्र से डबल थी, 2 टाइम्स का मतलब है डबल। व्हाट वाज सन्स एज 6 ईयर्स अगो, तो 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी। तो आइए इसमें हम पहले फ़र्ज़ करते हैं। लेट फ़र्ज़ किया, साथ साथ मैं उर्दू मीडियम का भी लिख रहा हूँ। एज ऑफ फादर, यहाँ मैं करंट भी लिख देता हूँ। करंट एज ऑफ फादर, इसे हमने x के बराबर फ़र्ज़ कर लिया। करंट का मतलब होता है मौजूदा, आज के दिन। बाप की मौजूदा उम्र, तो ये हमने x के बराबर फ़र्ज़ कर ली। करंट एज ऑफ सन, इसको हमने y के बराबर फ़र्ज़ कर लिया। इसको हम लिखेंगे बेटे की मौजूदा उम्र। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले। तो 6 साल पहले एज ऑफ फादर क्या होगी, एज ऑफ फादर जाहिर है ये x-6 होगा, यानी आज अगर उसकी उम्र x है तो 6 साल पहले क्या होगी, x में से 6 माइनस कर देंगे। एज ऑफ सन, बेटे की उम्र y है तो 6 साल पहले y-6 हो जाएगा, यानी उसमें से 6 माइनस कर दें। अब आगे हम इसे सॉल्व करते हैं कंडीशंस के लिहाज से। गिवन कंडीशंस, बशर्ते सवाल। अब पहली बात उसने की कि आज के दिन दोनों की एजेस को प्लस करें तो वो आ जाता है 72। और दूसरी बात उसने की 6 साल पहले जो बाप की उम्र थी, बाप की उम्र 6 साल पहले थी y-6, और ये बेटे x-6, और ये बेटे की उम्र से डबल थी, इसलिए हम ये यहाँ पे 2 लिख दिया। इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ हम लिखेंगे
फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 उर्दू में लिख देंगे मसावात एक की रू से, यानी मसावात एक से। हमने क्या, अब इक्वेशन 1 से हम x को इधर रहने देते हैं, y को इधर ले आते हैं। हमने लिख दिया x इज़ इक्वल टू 72 माइनस वाई। अब ये जो x की वैल्यू हमने लिखी है, हमने इक्वेशन 1 से निकाली है, इसे हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। पुट करने से क्या होगा कि यहाँ से x ख़त्म हो जाएगा। पुट x इज़ इक्वल टू 72 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। उर्दू में आप लिखेंगे, लिख देता हूँ x बराबर 72 माइनस वाई मसावात 2 में दर्ज करने से। अब ये वाली चीज़ जहाँ पे आपको इक्वेशन 2 में x नज़र आ रहा है, उसकी जगह पे हमने ये पुट कर देना है। तो x की जगह पे आ गया 72 माइनस वाई, यह आ गया -6, और ये आ गया 2y इन -6, और ये ब्रैकेट में। अब ये 72 माइनस 6, इसका आ जाएगा 66 माइनस वाई इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा 2y माइनस 12। अब आप क्या करेंगे, y की रकम इधर ले जाएं या इस y को भी इधर ले आएं। तो -y माइनस 2y, ये वाली y की रकम मैं इधर ले आया, और ये जो 66 है ये इधर आ गया, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। इन दोनों को मिलाया तो ये -3y आ जाएगा। इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो ये -78 आ जाएगा। यहाँ पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो -y -3y लिख देते हैं, माइनस नहीं लिखते, या यहाँ पे इन दोनों को इकट्ठा करके माइनस नहीं लिखते, दोनों साइड पे माइनस आएगा। अब y इज़ इक्वल टू -78 ओवर -3, ये -3 इधर आके डिवाइड होगा। अक्सर बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, आपने देखना है कि ये जो -3 है, इसका y के साथ क्या ताल्लुक़ है, इसका y के साथ मल्टीप्लाई का ताल्लुक़ है यहाँ पे, तो इसलिए ये इधर आके डिवाइड होगा। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये 3 के टेबल पे कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर आ गया 26। तो y का आंसर आ गया 26। अब y तो हमने फाइंड कर लिया, लेकिन असल क्वेश्चन में उसने क्या पूछा था, सन की एज हमने 6 साल पहले फाइंड करनी है। तो यहाँ हम लिखेंगे 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले। 6 साल पहले बेटे की उम्र y-6, तो इधर भी आप 6 माइनस कर दें, यानी y से 6 माइनस कर दिया इधर भी और इधर भी, तो ये आ जाएगा y-6 इज़ इक्वल टू 20 ईयर्स। तो इसकी स्टेटमेंट आप वर्डिंग में लिख दें, सन्स एज वाज 20 ईयर्स 6 ईयर्स अगो। 6 साल पहले बेटे की उम्र 20 साल थी, ये इसका आंसर है। अब हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। मिरहा बॉट अ टॉय, यानी मिरहा ने एक खिलौना ख़रीदा फॉर 1500 रुपीज़, 1500 का, एंड सोल्ड फॉर, और उसने फिर बेच दिया 1520 रुपीज़, यानी 1520 रुपये का बेच दिया। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, तो उसने कितने % प्रॉफिट कमाया। वैसे भी हमें रकम से भी नज़र आ रहा है कि 1500 का लेके उसने 1520 रुपये का बेच दिया, तो जाहिर है उसने 20 रुपये प्रॉफिट कमाया। लेकिन उसने क्वेश्चन में पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है,
तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस वो है जिस प्राइस पे कोई चीज़ खरीदी जाती है। इसको शॉर्टकट में CP लिख लेते हैं, 1500 रुपीज़। अब जिस प्राइस पे उसने सेल किया उसे लिख देते हैं सेल प्राइस, SP। ये है 1520 रुपये। अब हम यहाँ पे पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं कि उसने प्रॉफिट कितना अर्न किया। प्रॉफिट है SP माइनस CP। SP है 1520 और CP है 1500, तो प्रॉफिट उसने अर्न किया 20 रुपये। तो ये उसकी प्रॉफिट अमाउंट आ गई, लेकिन क्वेश्चन में उसने अमाउंट नहीं पूछी बल्कि परसेंटेज पूछी है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला लिखते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज इज़ इक्वल टू प्रॉफिट के जितना उसने प्रॉफिट लिया और इसको डिवाइड कर देंगे CP कॉस्ट प्राइस पे, और 100% से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि इसको परसेंटेज में ले आएगा। तो प्रॉफिट है हमारे पास 20 रुपीज़, CP है हमारे पास 1500 और ये 100% ऐसे ही आ जाएगा। अब इसमें ये 2 ज़ीरोज़ इस 2 ज़ीरो से कैंसिल हो गए। अब 20 को जब 15 पे तकसीम करेंगे तो ये आ जाएगा 1.33 और साथ में ये परसेंटेज का सिंबल। तो इसका मतलब है कि जब उसने 20 रुपये प्रॉफिट कमाया तो इतना उसको परसेंटेज प्रॉफिट मिलेगा। अब एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ 960,000 रुपीज़, यानी तैयब की जो सालाना इनकम है वो 9,60,000 है। वाइल एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज़ 130,000 रुपीज़, जबकि जो माफ़ी वाली रकम है वो 1,30,000 रुपये है। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे, उसको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा अमाउंट की शक्ल में, एट द रेट ऑफ 0.75%, इस परसेंटेज टैक्स रेट के लिहाज से। तो एनुअल इनकम क्या है? एनुअल इनकम का मतलब है कि एक बंदा एक साल के अंदर जितने पैसे कमाता है उसे एनुअल इनकम कहते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं एनुअल इनकम, ये है 9,60,000। अब एग्जेम्प्टेड अमाउंट क्या है? एक 1,30,000। अब देखें, एक बंदा ए पर्सन है, वो पैसे कमाता है। हुकूमत कहती है कि अगर उस बंदे ने एक साल के अंदर 1,30,000 रुपये कमाए तो फिर वो टैक्स नहीं देगा, और अगर उसने इस अमाउंट से 1 रुपया भी ऊपर कमा लिया तो फिर वो टैक्स देगा। तो इसको कहते हैं एग्जेम्प्टेड अमाउंट, यानी ऐसी अमाउंट कि जिस पे टैक्स लागू नहीं होता। तो इससे 1 रुपया भी ऊपर कमा लेगा पूरे साल के अंदर तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। अब उसको जो टैक्स देना है वो है 0.75% के लिहाज से, और ये टैक्स देगा इससे ऊपर वाली अमाउंट से। इतनी अमाउंट फिर भी उसे एग्जेम्प्टेड है, इससे ऊपर जितने पैसे कमाएगा उन पैसों पे उसे टैक्स देना पड़ेगा। तो अब टोटल उसने कमाया है 9,60,000, जो कि इस रकम से काफ़ी ज़्यादा है। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब है टैक्स तो उसे देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है टैक्स रेट। उससे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल अमाउंट यानी ऐसी अमाउंट जिसके ऊपर टैक्स लगेगा, तो वो है 9,60,000 माइनस 1,30,000, तो ये आ जाएगा 8,30,000
रुपीज़। यानी इस अमाउंट का उसे टैक्स देना पड़ेगा, इसमें से इतना उसे छूट है, एग्जेम्प्टेड है। अब किस परसेंटेज से, किस टैक्स रेट से उसे देना पड़ेगा वो लिख लेते हैं। टैक्स रेट इज़ इक्वल टू 0.7%। अब इसका परसेंटेज हमने ख़त्म करना है तो उसका तरीक़ाकार क्या होता है, इसे 100 पे डिवाइड कर लेते हैं। अब जब 100 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हम एक और ज़ीरो लिखेंगे अपनी तरफ से, और इधर भी एक और ज़ीरो लिखेंगे। तो इसका मतलब है नीचे 2 ज़ीरो है तो वो इस पे ऐड हो जाएंगी, यानी शामिल हो जाएंगी। तो ये उसका टैक्स रेट है, परसेंटेज के बगैर डायरेक्ट नंबर में हम ले आए इसे। अब हम फाइंड करते हैं टैक्स अमाउंट। टैक्स अमाउंट कि कितने पैसे वो टैक्स देगा, तो ये बराबर होगा टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई टैक्स रेट। अब टैक्सेबल इनकम है हमारे पास 830,000 मल्टीप्लाई टैक्स रेट है 0.0075। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6225, यानी 6,225 रुपये, 6,225। इतने पैसे वो टैक्स की शक्ल में देगा क्योंकि उसने एग्जेम्प्टेड अमाउंट से ज़्यादा कमाया है। अब हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं, जो कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। सबसे पहले तो देखें कि मार्कअप क्या होता है। मार्कअप का मतलब है कि एक बंदा, फ़र्ज़ करें ये एक पर्सन है, ये अपने पैसे बैंक के अंदर सेव कर लेता है। अब बैंक इस पैसे को आगे इन्वेस्ट करता है, उस इन्वेस्टमेंट के नतीजे में जो उसको प्रॉफिट होता है बैंक को वापस, तो वो इसको इसके पैसों के हिसाब से, जितने उसने बैंक में पैसे जमा करवाए होते हैं उसके हिसाब से इसको भी प्रॉफिट देता है, और इस प्रॉफिट का नाम है मार्कअप। तो मार्कअप जो है ये डिफरेंट होता है, और दूसरी चीज़ कि ये जो मार्कअप है ये मंथली भी हो सकता है, यानी महीने में एक बार, ये एनुअली भी हो सकता है, साल में एक बार, ये महीने में एक बार, बाई एनुअली भी हो सकता है, यानी 6 माह बाद, साल में 2 दफ़ा, ये वीकली भी हो सकता है लेकिन आमतौर पे होता नहीं, हफ्ते बाद, इसी तरह फोर्टनाइटली, 15 दिन बाद, लेकिन ये भी आमतौर पे नहीं होता। आमतौर पे मंथली होता है, एनुअली होता है, बाई एनुअली होता है। तो ये जब पैसे वापस मिलते हैं इन्वेस्टर को तो उसे मार्कअप कहते हैं। उसके बाद है कंपाउंडेड एनुअली, यानी अभी जो हम बात कर रहे थे कि उसको महीने बाद मिलेगा, साल बाद मिलेगा या 6 माह बाद मिलेगा, तो इस क्वेश्चन में उसने बता दिया कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड का मतलब है कि उसको जमा करता है, उसको काउंट करता है, उसको जमा करता है। एनुअली का मतलब है साल बाद, यानी उसका जो प्रॉफिट है वो साल बाद उसको मिलता है। अब इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन 375,000 रुपीज़ फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। यानी इतने पैसे उसने
इन्वेस्ट किए, बैंक के अंदर भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, बैंक के अलावा किसी और बिज़नेस में भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, तो उसको 14% के लिहाज से जो उसको मार्कअप मिलता है वो आपने एनुअली कंपाउंड करना है, यानी 1 साल के लिहाज से उसको जमा करना है। और उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 साल के बाद हमने करना है। यहाँ पे 5 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, कोई और देर भी हो सकती है। यानी 1 साल के अंदर जो उसने इन्वेस्टमेंट की थी तो सालाना उसका प्रॉफिट क्या होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब जो उसकी पहली अमाउंट है जो उसने जमा करवाई हुई है उसको हम प्रिंसिपल अमाउंट भी कह सकते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट ये है 375,000 रुपीज़। अब जो उसका मार्कअप रेट है, मार्कअप रेट यानी प्रॉफिट की जो परसेंटेज है, इसको हम लिख लेते हैं 14%। अच्छा, ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है इसको हम P का नाम दे देते हैं और इसको हम R का नाम दे देते हैं। 14% को हम सिंपल नंबर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए 14 को 100 पे डिवाइड कर देंगे। याद रखें, जब भी आपने परसेंटेज का सिंबल ख़त्म करना होता है तो 100 पे डिवाइड करते हैं। तो R का आंसर आ जाएगा 0.14। इसके ऊपर ये नंबर, इसके ऊपर ये नंबर और 1 के ऊपर पॉइंट, तो इस तरह ये पॉइंट लगाया जाता है। तो ये आ गया 0.14, ये इसका रेट है। अब कितनी देर के लिए हम करना है? 1 साल के लिए। टाइम पीरियड इसको हम स्मॉल t से लिख लेते हैं, 1 ईयर। अब हम कंपाउंड मार्कअप का फार्मूला लिखते हैं। कंपाउंड मार्कअप ये बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R ब्रैकेट रेस पावर T माइनस P। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। P की वैल्यू है 375,000, 1 ऐसे ही आ जाएगा। R की वैल्यू है 0.14 माइनस 375,000। अच्छा, यहाँ T की वैल्यू 1 आएगी क्योंकि 1 साल के लिए हमने कैलकुलेट करना है। 375,000, अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1.14 और इसकी पावर 1 करेंगे तो यही आ जाएगा। अगर 2 साल के लिए होता तो हम यहाँ 2 पुट करते और इसका स्क्वायर करते। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 427500 माइनस 375,000। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 52,500। तो इतना प्रॉफिट उसको मिलेगा 1 साल बाद इस अमाउंट पे। 3,75,000 उसने जमा करवाए और 52,500 रुपीज़ उसको प्रॉफिट होगा 1 साल बाद, 52,500 रुपीज़।